वन शॉट वीडियो है, बड़ी वीडियो है, तो ट्राई करना कि आप पूरी देख लो। एक बार आप देख लोगे ना तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाले हैं, तो उनको यूज कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। बताओ कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कैसे हो सब लोग। और अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, तो जाके ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी बताई है जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैंने खुद ने यूज़ की थी और आप भी ट्राई करना कि आप यूज़ कर लो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। बहुत से लोग मुझसे बात कर रहे हैं, आपको भी बात करनी है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज़ बात कर लो, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़, हमने अ क्वेश्चन अ डे नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई थी। एक सीरीज थी जिसमें हमने 20 दिन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जेडब्ल्यू मेन 2020 के लिए। तो ट्राई करना कि वो प्लेलिस्ट आप देख लो। इसकी लिंक में यहाँ पे इसका एक कार्ड भी है यहाँ पे, और एक लिंक में मैं डाल दूंगा नीचे, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है। हमने सोचा है कि उसको हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, और सबसे एंड में करेंगे हम एंजाइम्स, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके बाद हम प्रोटीन्स और एंजाइम्स में बाद में वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो चलो आते हैं हमारी छोटी स्क्रीन की तरफ। तो ठीक है, आ गए हैं हम हमारी एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, और रिचार्ज लेक्चर सीरीज का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब देखो अब होगा कैसे। आगे आगे वीडियो चलती जाएगी, और बीच बीच में एक एक पॉइंट के बाद, जैसे कुछ टॉपिक कवर हो गया उसके बाद एक क्विज आएगा। तो उस क्विज को आंसर करने के लिए आपके पास 10 या 15 सेकंड्स होंगे। तो आप ट्राई करना कि आप उसका आंसर दे पाओ अच्छे से, या उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं बाद में उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन आप अटेंटिव रहो। इसके लिए मैंने ट्राई किया कि मैं बीच में क्विज डाल दूं। मुझे इसलिए इस बार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में और पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने कंटेंट को और अच्छा बनाने का ट्राई किया। इसके अलावा जाके रेडियो एक्टिविटी का वीडियो भी देख लो। रिचार्ज लेक्चर सीरीज का सबसे पहला वीडियो था, अच्छा वीडियो है वो भी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आप इस कार्ड पर क्लिक करोगे तो वो भी आपको अपनी सही जगह पे लेके जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज, प्लीज शेयर करो ये वीडियोस अपने दोस्तों में, फैलाओ इस वीडियो को, और ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले। अभी तक मतलब मुझे जो अचीव करना है वो नहीं कर पाया हूं मैं। तो आप ट्राई करो कि आप और लोगों तक मुझे पहुंचाओ, ताकि मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर ज्यादा ऑडियंस होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिचार्ज लेक्चर सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने बोला था आपको कि हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मोनोसेचराइड्स, डाइसेचराइड्स, पॉलीसेचराइड्स, और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। मतलब एक बिग पिक्चर में हमको क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन देखना है, मोनोसेचराइड्स, डाइसेचराइड्स, पॉलीसेचराइड्स, और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहली चीज, इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों पड़ा। तो हिस्ट्री के हिसाब से दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया था, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि हम मतलब जल्दी जल्दी से कवर कर ले इन सारी चीजों को, क्योंकि इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ऑल कंपाउंड्स दैट फिट इनटू द फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जैसे देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो ये इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, C2H2O2। तो अगर ये इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूला को, तो ये क्या कार्बोहाइड्रेट हुआ? नहीं। उसके अलावा एक दूसरा एक्सेप्शन, रैमनोस। रैमनोस का फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये चीज है, ये थोड़े एक्सेप्शन है। इसके अलावा शॉर्ट सी चीज है, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर। मोस्ट कॉमन शुगर इज सुक्रोज। Sugar in milk, the sugar that is present in milk is called lactose. Or carbohydrates are derived from the word, are known as saccharides, and saccharides is derived from a Greek word saccharyon, which means sweet, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, हल्की हल्की सी चीजें हैं, इसमें इतना कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये डेफिनेशन है। मोस्टली इस पे सवाल पूछ सकते हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो ट्राई करना कि आपको पता हो कि डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं अभी हम, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है मेरे पास, तो उनको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, मतलब उनमें पानी डालूंगा, तो उसके बाद जो रिएक्शन होगी तो उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया है। तो तीन वेज है, मतलब तीन बड़े वेज है। तो सबसे पहला है मोनोसेचराइड्स, उसके बाद आता है ओलिगोसेचराइड्स और आता है पॉलीसेचराइड्स, ठीक है। तो मोनोसेचराइड्स देखते हैं। मोनोसेचराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब मगर अगर मेरे पास मोनोसेचराइड है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मैं अगर पानी डालूं तो उसको मैं वापस और ज्यादा हाइड्रोलाइज कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। या तो मोनोसेचराइड्स आर, मतलब 20 मोनोसेचराइड्स अभी तक पता है हमको जो नेचर में ऑकर करते हैं, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज सबसे कॉमन एग्जांपल्स है इसके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ओलिगोसेचराइड्स। ओलिगोसेचराइड्स मतलब एक वास्ट ग्रुप है ये, ठीक है। मतलब 2 से 10 मोनोसेचराइड अगर हाइड्रोलाइसिस के बाद मिलते हैं मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओलिगोसेचराइड है और इसमें अगर मैंने पानी डाला तो यहाँ पे मुझे एक कोई मोनोसेचराइड मिला, प्लस कोई दूसरा मिला, प्लस कोई तीसरा मिला। तो अगर ऐसा हाइड्रोलिसिस में बिहेवियर मिल रहा है मुझे, तो उसको मैं कहूंगा ओलिगोसेचराइड, ठीक है। और सबसे कॉमन इसमें जो होता है वो होता है डायसेचराइड। डाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। तो ओलिगोसेचराइड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे ऐसे सेचराइड्स होते हैं। डाई मतलब जो 2 मोनोसेचराइड्स देगा, ट्राई मतलब 3 देगा, टेट्रा मतलब 4 देगा, ऐसे 10 तक जाएगा वो हेक्साडेसी तक, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन होता है वो होता है डायसेचराइड्स। और सबसे कॉमन डायसेचराइड्स क्या है, सुक्रोज और माल्टोज। और एक चीज जो नोट करने लायक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बोला आपको कि मैंने ओलिगोसेचराइड्स में पानी डाला तो मुझे कुछ ये मिलेंगे, मोनोसेचराइड्स मिलेंगे। तो अगर मेरे पास कोई डायसेचराइड है और उसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 मोनोसेचराइड्स मिलने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों मोनोसेचराइड सेम ही होने चाहिए या दोनों डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई उस पर बंधन नहीं है कि वो दोनों सेम ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप सुक्रोज का केस देखोगे, तो सुक्रोज में मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं तो। जबकि मैं माल्टोज को हाइड्रोलाइज करूं तो मुझे दोनों ग्लूकोज ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सेम टाइप ऑफ मोनोसेचराइड्स मिलेंगे, डिफरेंट मिल सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पॉलीसेचराइड्स। पॉलीसेचराइड्स मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसेचराइड्स मिलते हैं मुझे हाइड्रोलाइसिस के करने के बाद, ठीक है। पॉलीसेचराइड्स आर आल्सो नोन एज नॉन शुगर्स, ठीक है। और सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सॉरी फ्रुक्टोज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन सबसे कॉमन एग्जांपल्स है पॉलीसेचराइड्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्राई करो कि आप इसको समझ लो अच्छे से। और सबसे क्या बोलूंगा मैं, पूछे जाने वाला कंसेप्ट है, पूछ सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो एकदम बेसिक से समझ लो, अगर रिड्यूसिंग शुगर है मतलब अल्डेहाइड या कीटोन ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो अल्डेहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। समझ गया आपको, एक बार और समझ लो, रिड्यूसिंग मतलब अल्डेहाइड और कीटोन प्रेजेंट है, नॉन रिड्यूसिंग मतलब अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर मेरा रिड्यूसिंग शुगर है तो वो मुझे फेलिंग्स टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देगा, ठीक है। अब टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट में मतलब मैं हल्के से समझा दूंगा कि अगर मैं डायमाइन सिल्वर डालता हूँ तो कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जो अल्डेहाइड ग्रुप है वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है। तो टॉलरेंस टेस्ट ये होता है, अगर मैं उसमें डायमाइन सिल्वर डालूं तो वो अल्डेहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा फेलिंग्स टेस्ट हम अल्डेहाइड के लिए यूज करते हैं और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल मोनोसेचराइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखो कि सारे मोनोसेचराइड्स भले ही वो अल्डोज हो या कीटोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मतलब आपको समझ रहा है ना, बस मुझे ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, या तो ये या ये, ठीक है। और इसका रीजन भी है ना, जैसे देखो रिड्यूस कब होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा तो यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस निकलेगा तो वो मतलब पानी बना देगा, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका कंसेप्ट है रिड्यूसिंग का। अब ये तो हो गई मोनोसेचराइड्स की बात। अब डायसेचराइड्स की बात क्या है, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेचराइड्स आर बॉन्डेड देन दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर मेरा रिड्यूसिंग ग्रुप ही बॉन्ड बना रहा है, अगर मेरा अल्डेहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप ही बॉन्ड बना रहा है,
तब वो मेरा जो डाइसैचराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे C1, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का भी यहाँ पे फ्रुक्टोज का यहाँ पे C2 है। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज पे जो C2 होता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, और यहाँ पे जो C1 होता है ना, यहाँ पे होता है ग्लूकोज का CHO ग्रुप। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर इनका बॉन्ड, मतलब इनका जो वो था C डबल बॉन्ड O था, जो हाइड्रोजन दे सकता था रिडक्शन के लिए, वही अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो अभी रिड्यूस हो ही नहीं सकते। तो या मतलब यही है कि अगर जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, और अगर मेरा सुक्रोज एक स्ट्रक्चर है, तो अगर उसके जो इंडिविजुअल मोनोसेचराइड्स है, उनमें जो कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप है, वो अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लो। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आते हैं ग्लूकोज की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज। ट्राई करना कि आप अच्छे से सारी रिएक्शंस वगैरह याद कर लो। अब मैं तो यहाँ पे सिर्फ बोल दूंगा आपको कि ये रिएक्शन होती है, आप ट्राई करना कि आप याद कर लो सारी चीजें। मैं तो यहाँ पे अभी सिर्फ पढ़ के बताने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली मैकेनिज्म वगैरह आने वाला है नहीं, सीधी रिएक्शन आने वाली है। तो आप ट्राई करना कि आप रिएक्शन एटलीस्ट समझ लो। जैसे देखो, प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं ग्लूकोज का, दो सॉरी दो मेथड्स होती है। एक होता है फ्रॉम सुक्रोज, एक होता है फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, तो अगर मुझे सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सुक्रोज होता है C12H22O11, इसको मैं बॉइल करता हूँ डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ इन अल्कोहलिक सोल्यूशन। ठीक है, तो मुझे क्या मिलते हैं, मुझे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं इक्वल अमाउंट्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे स्टार्च से बनाना है, कमर्शियली हम स्टार्च से बनाते हैं, तो स्टार्च कैसे बनता है, हम हाइड्रोलाइज करते हैं स्टार्च को, उसको बॉइल करके, और डाइल्यूट H2SO4 भी होता है इसमें, मतलब H प्लस होता है इन शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर बोला इन्होंने कि 393 केल्विन होता है, तो उससे भी मुझे ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोस आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेक्सट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लस, प्लस मतलब राइट। तो अगर मेरा कोई कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में अगर उसको रोटेट करता है या डेविएट करता है, तो उसको मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूंगा, और लेवो रोटेटरी उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो, अब ग्लूकोज होता है मेरा अल्डोहेक्सोस। अल्डोहेक्सोस का मतलब क्या है, देखो हमने मोनोसेचराइड्स को और अलग अलग वे में क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे हेक्स मतलब होता है 6 कार्बन, अल्डो मतलब होता है अल्डेहाइड। ठीक है, तो ये एक ऐसा मोनोसेचराइड है जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब देखो, अब केमिस्ट्री में जनरली होता कैसे, केमिस्ट्री में हम सीधा हमें स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। हम उस हम हमें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज है, तो मैं उसकी रिएक्शंस करके देखूंगा अलग अलग, और उसके बाद मैं उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करूंगा, और फिर देखूंगा कि ये स्ट्रक्चर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। अगर कहीं नहीं कर रहा है, फिर इसको मैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं केमिस्ट्री में। तो ठीक है, तो ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर आया है, यहाँ पे जो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आया है, तो इसको प्रेडिक्ट कैसे किया इन्होंने। तो सबसे पहली चीज थी कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो हमको पता चल गया था कि वो है C6H12O6, क्योंकि फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस थी जिनसे हमको पता चल रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे देखो, अगर मैंने इसको HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग किया था, तो ये मुझे एन हेक्सेन दे रहा था। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि मेरे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये इस रिएक्शन से प्रेडिक्ट हुआ कि जो एन हेक्सेन मिल रहा है मुझे, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन मिल रही है, तो मेरा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो भी एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन होना चाहिए। इसके बाद दूसरी रिएक्शन थी, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, यहाँ पे जो मेरा ग्लूकोज है, ये अगर मेरा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो मुझे देता है ऑक्साइन। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी। इसके बाद एक चौथी रिएक्शन थी, अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता हूँ ग्लूकोज की, तो वो मुझे देता है साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो थे, ये बताते हैं कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन कौन सा है ये नहीं पता था, लेकिन इन दोनों रिएक्शन से हमें ये तो पता चल गया था कि इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर मुझे ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है तो इसका ये सजेस्ट करता था कि इसमें मेरा अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो देखो, इससे पहले हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अल्डेहाइड या कीटोन। तो ये प्रेडिक्ट हुआ था इस रिएक्शन से। इसके बाद अगला रिएक्शन था रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। तो अगर मैं ग्लूकोज का एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये मुझे देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का मतलब ये था कि इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है 5। ठीक है, तो इससे पता चला था कि हमारे पास 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। और जो सबसे एंड वाला रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें सैकेरिक एसिड मिलता है, और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे तो सैकेरिक एसिड मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला था कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। मतलब जो सारे अल्कोहल प्रेजेंट है मेरे पास पांचों के पांचों, वो सारे प्राइमरी अल्कोहल्स है। ठीक है, तो पता चल गया इसमें कि अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, सारे प्राइमरी अल्कोहल है और स्ट्रेट चेन है। तो इन सारी चीजों से प्रेडिक्ट किया गया था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखा वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कौन कौन से वो फैक्ट्स थे? सबसे पहला था डज नॉट गिव स्निफ्स टेस्ट डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो स्निफ्स टेस्ट क्या होता है? स्निफ्स टेस्ट अगर आपको समझना है तो समझ लो कि बस एक वीक एसिड हम लेते हैं और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। तो वो क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने साइक्लिक कंसिडर अगर किया तो जो वीक बेस है स्निफ्स टेस्ट वाला वो उसको उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ग्लूकोज के साथ, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता उससे। तो ये एक रीजन था जिससे हमको पता चला कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा ना कि स्ट्रेट चेन। इसके अलावा डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। ये भी एक रिएक्शन है जो एक स्ट्रेट चेन ग्लूकोज में देनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं दे रहा था। इसके अलावा द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये भी एक चीज थी कि पेंटाएसिटेट स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्लोज स्ट्रक्चर है, इसका मतलब उसमें CHO ग्रुप फ्री प्रेजेंट नहीं था और इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहा था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ठीक है, और इसके अलावा ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में प्रेजेंट मिलता है हमें, अल्फा और बीटा। तो ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्ट्रक्चर 1। ठीक है, तो फिर ऐसा प्रेडिक्ट किया गया कि ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है। ऐसा पाया गया कि ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है जिसमें जो C5 वाला कार्बन है वो हमारे C1 वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। और पायरानोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पायरान स्ट्रक्चर है इसके एनालॉगस होता है, ये मतलब सिमिलर होता है इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा तो ये सारी जो रिंग स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रक्चर सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है जो ऊपर हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप्स, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं बस इस एक कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो C1 वाला कार्बन है ना, बस इसमें देखो, इसमें OH ऊपर है और इसमें OH इसमें नीचे है और इसमें ऊपर है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कोई एनालॉगस या ऐसे आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं और इन दोनों को हम कहेंगे एनोमर्स। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। और इसके अलावा ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसके साथ ये स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। आई होप आप सबने ऑप्शन सही चूज किया होगा। सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, क्योंकि हमने अभी देखा थोड़े टाइम पहले
कि ग्लूकोज स्निफ टेस्ट फॉर अल्डिहाइड नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव ऑक्साइड, मैंने अभी आपको बताया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में है मेरे पास, तो वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड दे देगा। लेकिन मेरा ग्लूकोज देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बताया और यहाँ पे ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो बताया है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास बना ग्लूकोज पेंटासिटेट, और ग्लूकोज पेंटासिटेट भी साइक्लिक होता है, तो वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो कोई ऑक्साइड नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, और ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, तो ये वाला हमने ऑप्शन देख लिया तो करेक्ट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी ही मेरा गलत है। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, और आगे और एक क्वेश्चन आएगा तो प्लीज बी अटेंटिव। तो देखो अब देखते हैं हम फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हैज सेम फॉर्मूला एज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोन ग्रुप। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमको कैसे पता चला? कि उसकी रिएक्शन से, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? C2 पे, मतलब यहाँ पे कार्बन सेकंड पे एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या पता चला कि एक स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन की। ठीक है, तो 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है। ये होगी चीज। एक दूसरी चीज की फ्रुक्टोज भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फ्यूरान को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिमिलर टू जो हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोस बोलते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज के लिए पैरानोस लिया था वैसे। ठीक है, और वो फॉर्म कैसे होता है? वो फॉर्म होता है जो मेरा OH है C5 वाला, जो यहाँ वाला OH है, ये यहाँ पे रिंग बनाता है। ठीक है, तो इससे मुझे ये 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, अल्फा और बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं नए चीज पे। मोनोसेचराइड्स हमने 2 कवर कर लिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब आएंगे डायसेचराइड्स पे। डायसेचराइड्स किसे कहते हैं? मैंने पहले बता दिया है आपको कि अगर 2 मोनोसेचराइड्स एक दूसरे के साथ लिंक किए जाते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं डायसेचराइड्स। ठीक है, और डायसेचराइड्स में होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर मेरा जो लिंकेज है, जो ऑक्सीजन से लिंकेज हो रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, तो इस लिंकेज को मैं कहता हूं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब देखो, अब डायसेचराइड्स हम जो देखने वाले हैं वो है, एक तो है सुक्रोज। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में देख लो। ठीक है, सुक्रोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायसेचराइड्स, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ठीक है, तो इसमें जो लिंकेज में है मेरा, वो होता है C1C2 लिंकेज। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रुक्टोज का जो C डबल बॉन्ड O होता है वो होता है C2 पे प्रेजेंट, और इसका जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज का होता है C1 पे प्रेजेंट। और ये दोनों ही अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इनके पास रिड्यूस करने के लिए कोई चीज है नहीं, मतलब सुक्रोज जो है मेरा वो है रिड्यूसिंग। इसके अलावा सुक्रोज है मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब मैंने आपको बताया था कि वो लाइट को राइट में बेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मिक्सचर है मेरा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो है फ्रुक्टोज होता है वो लेवो रोटेटरी होता है, और मेरा जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे -92.4 डिग्रीज और यहाँ पे +52.5 डिग्रीज, मतलब ये लाइट को बेंड करने का जो एक्सटेंट है वो। तो जो लेवो रोटेशन है वो ज्यादा हो रहा है, वो 92.4 डिग्री है। तो देखो, मेरा जो मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर, ये मेरा रहेगा लेवो रोटेटरी। ठीक है, मतलब L रहेगा इन शॉर्ट। और मेरा जो सुक्रोज है वो D है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मेरा जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं, इस मिक्सचर को इसीलिए हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि ये जो मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसको लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है। मोस्ट कॉमन डायसेचराइड्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन उसका जो मिक्सचर होता है वो लेवो रोटेटरी बनता है, तो इसीलिए उसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं मिक्सचर को। ठीक है, समझ गया? अब आगे बढ़ेंगे माल्टोज की तरफ। माल्टोज में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो है C1C4 लिंकेज है।
जबकि सुक्रोज में क्या था, C1C2 था। तो यहाँ पे C1C4 लिंकेज है, तो यहाँ पे जो C1 है इस ग्लूकोज का, ये खाली है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एकदम शॉर्ट सी चीज है, बस दो चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आगे देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। और लैक्टोज में दो चीजें होती है, एक होता है गैलेक्टोज, एक होता है ग्लूकोज। इसमें भी C1C4 लिंकेज है, मतलब मेरा जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है उस पे जो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो खाली है, जो रिडक्शन करवा सकता है, और इसीलिए मेरा लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, मतलब मेरा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग है, और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है। और क्यों रिड्यूसिंग है आपको बताया मैंने कि C1C4 बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही से दे दिया होगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमने जस्ट टॉपिक कवर किया था कि ग्लूकोज मेरा रिड्यूसिंग होगा, सुक्रोज मेरा नॉन रिड्यूसिंग होगा, माल्टोज रिड्यूसिंग होगा, लैक्टोज रिड्यूसिंग होगा। और सुक्रोज रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि सुक्रोज में C1C2 लिंकेज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं पॉलीसेचराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेचराइड्स मतलब बहुत ज्यादा मोनोसेचराइड्स एक साथ अगर लिंक हो रहे हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब ऑक्सीजन से जो लिंकेज फॉर्म होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर फ्रॉम मोनोसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड्स एंड पॉलीसेचराइड्स। पॉलीसेचराइड्स आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे हम पॉलीसेचराइड्स में, सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्च। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, बस वो पॉइंट्स देख लो आप एक बार, कि इट इज द मेन पॉलीसेचराइड ऑफ मेन स्टोरेज पॉलीसेचराइड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को फूड स्टोर करना पड़ता है, अपनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है कहीं पे, तो वो स्टार्च में स्टोर करते हैं। आई होप आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टार्च ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जुड़े होते हैं, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेरा अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अब देखो, अमाइलोज होता है स्ट्रेट चेन, दिख रहा है यहाँ पे आपको, और अमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच चेन। ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस होती है, और यहाँ पे होता ग्लूकोज ही है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज ही है, बस ग्लूकोज को कनेक्ट किया है स्ट्रेट चेन में, तो मिल गया मुझे अमाइलोज, और इसको ब्रांच किया है तो ये मिला अमाइलोपेक्टिन। और यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो होता है C1C4 लिंकेज। ठीक है, तो ये जो लिंकेज है मेरा ये C1C4 है, और यहाँ पे जो ब्रांच लिंकेज हो रहा है ना वो हो रहा है मेरा C1C6 लिंकेज। ठीक है, तो ये याद रखना एक चीज की जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला लिंकेज होगा वो C1C4 और ब्रांच वाला होगा C1C6। ये एक चीज होगी इंपॉर्टेंट। और ये ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, स्टार्च बनता है मेरा अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक है, अब ये थोड़ी चीजें है कि अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च, long unbranched chain and contains 200 to 1000 glucose units. Similarly for amylopectin it is insoluble in water. ये पॉइंट्स याद रख लेना यार, मैं स्लाइड्स डाल दूंगा नीचे लिंक में पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप पढ़ लेना वो। ठीक है, 80 to 85% स्टार्च है और ब्रांच चेन पॉलीमर है। अब देखेंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज भी ग्लूकोज ही मोनोमर यूनिट होता है इसका, लेकिन इसमें होता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ यही सारी चीजें कि ऑकर्स एक्सटेंसिवली इन प्लांट्स, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, स्ट्रेट चेन होता है, और ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, मैंने बताया आपको बीटा डी ग्लूकोज होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ यही सारी चीजें हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आर द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन एनिमल बॉडीज। ठीक है, एनिमल बॉडीज मतलब हमारी बॉडीज में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। जैसे आपको पता होगा कि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना वो भी ब्रांच्ड ही होता है, हमने अभी देखा, और सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है ग्लाइकोजन का, इसलिए हम इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन livers and muscles and brain, and when the body needs glucose, glycogen is broken down to glucose via enzymes. ये भी आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को हम मतलब ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, अब सबसे आखिरी चीज है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार ये आप देख लेना, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, मतलब नीचे डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना ये सारी कि स्टार्च में प्रेजेंट होता है, मतलब प्लांट्स में प्रेजेंट होता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में,
Cell walls are made of cellulose. Textile, furniture, clothing, cotton, everything is made of cellulose. It is found in nucleic acids, lipids, and proteins. It is an instant source of energy as proposed by the Veds and Purans, and it is major portion of our food. तो ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है. तो ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का जवाब क्या है. और अगर आपको इसका जवाब जानना है तो जाके स्लाइड्स डाउनलोड कर लो, उसमें मैंने जवाब डाल दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में. इसके अलावा जाके नोट्स डाउनलोड कर लो. इसके अलावा जाके प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों में फैलाओ. और जाके इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड देखो, बहुत ही अच्छा वे है स्टडी करने का. किसको पता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी स्टडी कर सकते हैं. और या बाय, मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन्स में. बाय.